हेलो प्यारे दोस्तों, सर्वोत्तम आयुष में आपका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको नेशनल इनकम का पहला टॉपिक? ठीक है, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, इसमें जीडीपी आएगा, जीबी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आज बेसिकली क्या है, इसके आगे चलते हैं। पार्ट 1 हमने करा, पार्ट 1 कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आज बेसिकली हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जो थोड़ा सा नेशनल इनकम के आगे की हम चीजें करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम के बारे में आपने क्या देखा? भाई नेशनल इनकम के बारे में जो आपको पता चल गया, वो क्या पता चला कि भाई राष्ट्रीय आय के बारे में जो आपको चीजें पता चली कि भाई एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, हमने क्या बोला कि इसका मतलब क्या है कि ऑल फाइनल गुड्स, ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बेसिकली क्या है, ये जो भी होंगे ये प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और यहां पर ये भी बात आती है कि कितने समय में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड, ये इस तरीके से पूरा राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर फ्लो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था कि किस तरीके से भाई कोई अगर हमारे पास में कोई कंपनी आई जिसने भारत में आके निवेश किया, तो उसके आने से कितना फायदा होगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग ईयर है, तो इसका पीरियड क्या रहता है भाई, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जिसको आप फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, ठीक है, वित्तीय वर्ष भी आप कहते हैं। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन सी बात होगी, तो अगर जीडीपी की बात करें कि भाई जीडीपी क्या है, भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताओ तो क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, इसका और भी कुछ वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नेशनल इनकम मेजर करनी है तो मेजर कैसे करोगे, यानी कि इसका मापन करना है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसके बेस पर ये मेजर होगी। तो पहला होगा जीडीपी के बेस पर आप इसको मेजर करते हो, देन उसके बाद में एनडीपी होगा, एनडीपी, ठीक है, एनडीपी होगा, देन उसके बाद जीएनपी, ठीक है, जीएनपी के बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो एनएनपी, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसके बेस पर आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है। अब जीडीपी क्या है भाई, जीडीपी है इज द मेजरमेंट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, यानी कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस्ड होती है इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, इन एन इकोनॉमी, ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल। आपने कभी कभी बहुत जगह पर ये भी सुना होगा, जो बेसिकली दूसरा क्या है, ये जो भी होंगे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होंगे, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारे रेमिटेंसेस है, जो लोग हमारे यहाँ से बाहर रह रहे हैं, क्या वो भी जो आय आ रही है वो भी बेसिकली जीडीपी का पार्ट है? तो सॉरी शक्तिमान, ऐसा नहीं होता है, आपको बेसिकली टेरिटरी के अंदर की बात है। और दूसरा बात यह है, ये वस्तु और सेवा से रिलेटेड है, ठीक है, वस्तु और सेवा से रिलेटेड है, और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हम खाली इंडिया की बात कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा।
तो यहां से ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपने सुना होगा कि जो अंतिम उत्पाद जो है, जो व्यक्ति के हाथ में आता है, आगे जाकर कुछ कॉन्सेप्ट और भी बनते हैं कि भाई आप सीपीआई भी पढ़ते हो और आप डब्ल्यूपीआई भी पढ़ते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा आप क्या बोलेंगे, डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो यहां पर सीन क्या बनता है, आपको एक एक चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, होलसेल, जिसको डब्ल्यूपीआई को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अंतिम जो पॉइंट है भाई, कोई भी व्यक्ति है, जो भी एक व्यक्ति है, उसके हाथ में लास्ट वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे आप मान के चलो कोई, जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर का एक प्राइस ये कितना पे कर रहा है, यानी कि रेट 5 जो पे कर रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, यानी कि जो अंतिम उत्पाद का मूल्य है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी। अब यहां पर सीन क्या है कि जीडीपी क्या होता है, बहुत ध्यान दो कि अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी जो होता है वो सम ऑफ ऑल जीबीए, ठीक है, ऑल जीबीए, यानी कि सम ऑफ ऑल जीबीए। ठीक है, ऑल जीबीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं इसको, ग्रॉस वैल्यू एडेड। आप कुछ मत परेशान हो, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी, यानी कि एक जितनी भी फर्म्स की बात है, आप इस चीज को बस याद रखिए कि जीडीपी जो होता है वो बेसिकली सम ऑफ ऑल जीबीए, ठीक है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो भी वैल्यू प्रोड्यूस्ड हो रही है किसी भी फर्म्स के द्वारा, उसकी पूरी वैल्यू इन एन इकोनॉमी, आप क्या करते हो, उसका सम निकाल लेते हैं, और वो बेसिकली किसके बराबर होती है, वो बेटा बराबर होती है जीडीपी के। ठीक है, अब यहां पर बात ये आती है कि जो नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट होती है, और जो एस्टिमेट होगी वो दो बेसिस पर होगी। जो नेशनल इनकम है, ठीक है, वो एस्टिमेटेड होगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहां पर बेसिस क्या है, बेसिस क्या होंगे, या तो फैक्टर कॉस्ट होगी, या तो आप फैक्टर कॉस्ट पर निकालो, ठीक है, या तो फैक्टर कॉस्ट पर निकालो, या निकालो मार्केट प्राइस पर, या निकालो आप मार्केट प्राइस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर मैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम बात करें कि ये क्या है, कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार की कैसी चल रही है, यानी कि इंडिकेटर का मतलब है सूचक। ठीक है, तो यहां पर पहले अगर हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट की, आपने बहुत सुना होगा ये सर, जीडीपी ग्रोथ रेट, कि भाई इस साल इतनी रहेगी, इस साल इतनी रहेगी, ये कंडीशन आपने सुनी होगी। ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री, इंडिकेट परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। आपने सुना होगा जैसे कि आईएमएफ ने बताया है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी रहेगी इंडिया की, ठीक है, वर्ल्ड बैंक बताती है, वर्ल्ड बैंक के बाद में आरबीआई भी जस्टिफाई करती है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बेसिकली किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस बताएगी कि वो उस कंट्री की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। जैसे अगर आपको अभी पता है, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि यूरोप और जो अमेरिका है हमारा, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर इस समय एक तरीके से क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये कैसे पता चला होगा कि वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है? जैसे श्रीलंका के बारे में पता चलता है कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो कैसे पता चली होंगी? भाई कुछ ना कुछ इंडिकेटर तो होगा, किसी की ना किसी मानक के आधार पर तो आपने निकाला होगा, तो वो मानक हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब इसी तरीके से एक आता है जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। अब जीडीपी पर कैपिटा का ये बेसिकली क्या बताएगा, इट इंडिकेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इट इंडिकेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास को यह दर्शाता है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री, इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री,
जैसे आप यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं ना, तो कैसे पता चलेगा यहाँ पर अदर कंट्री की बात को अगर मैं ध्यान से समझूं कैसे? जैसे आप कुछ सोचिए कि आप 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, इसका मतलब यहाँ पर कैपिटा की बात हो रही है, ठीक है। आप सुनते होंगे जब पार्टियां आती हैं वहां पर ये बोलती हैं कि भाई हम आय को दोगुना कर देंगे, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे 2000 कितना भी कंडीशन मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए 2020 में अगर जो रसोई घर का जो सिलेंडर है मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई वो 800 रुपए का था और आज वो 2023 में जाकर रुपए 1000 कितने का मिलता है, मतलब मान लिया 1200 रुपए का मिलता है, तो इसका मतलब 400 रुपए बढ़ गए, 400 रुपए इंक्रीज हुए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये रुपए बढ़े मांग के आधार पर, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर भी बंदा खरीद रहा था, यहाँ पर भी खरीद रहा है, इसका मतलब उसने अपनी इनकम में बढ़ोतरी करी होगी। भाई अगर यहाँ पर आप कुछ सोचिए कि अगर उसकी इनकम में 10,000 लिख देता, यहाँ पर भी 10,000 है, तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम पर भार आ रहा है। अगर उसकी इनकम यहाँ पर बढ़ गई, उसकी इनकम यहाँ पर बढ़ गई भाई 10,000 से, अगर उसकी इनकम यहाँ पर 15,000 हो जाती है, तो 15,000 के मामले से उसकी जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि पर कैपिटा चेंज हो गई। अब ऐसा समझ लीजिए कि भाई 2047 में आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो यूएसए आज के टाइम पर डेवलप्ड कंट्री, तो इसका मतलब कितने साल पीछे हो गए? आप कुछ सोचिए कि 2023 में आप 2047 में 2023 की स्थिति को 2047 में चाहते हो, तो कहने का मतलब यह है कि लगभग लगभग 24 साल पीछे हो, ठीक है। यानी कि जो मौजूदा में स्थिति है, अब ये कैसे पता चलता है? ये रुपीज का और कंसर्न जो कंट्री है वो डॉलर के साथ में उसकी कंपैरिजन के बारे में पता चलता है। अब होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि $1 बेसिकली 83 रुपए के बराबर हो गया, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी मांग बढ़ती जाएगी, अब ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो उस चीजों का, तो जाहिर सी बात है कि वो चीजें होंगी वो महंगी हो जाएंगी। ये बात समझ पा रहे हो? तो इस आधार पर हम इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात चल रही है, तो आप कंपैरिजन करते हो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के हिसाब से, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताता है। और इसी हिसाब से अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री बताता है कि भाई कंट्री आपकी किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। इस बात को समझिए। अब यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं जो बेसिकली नेशनल इनकम को सताते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भाई 11th क्लास की जब आप एनसीईआरटी की बात करते हो तो उसमें क्या लिखा है कि आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था, जिस समय आपकी कंडीशन आज के टाइम पर 2023 के है, ऐसी 2047 में जब आप आजाद हुए थे 15 अगस्त को, ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी चीजें क्रियान्वित हुई, रेगुलेट हुई, जिससे आपके साथ में चीजें बेहतर होती गई, ठीक है। और अगर बेहतर नहीं हुई तो ऐसा कौन सा समय लगा, ठीक है, कौन सी कंडीशन ऐसी हुई होगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेसिकली नोटेटेड किया, जो किसी ने जो नोटेबल कंडीशन में लाए। तो नेशनल इनकम जो थी वो मेड अप, ठीक है। ये बेसिकली मेड इन ब्रिटिश पीरियड, मेड इन ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जो ब्रिटिश काल था उसमें बेसिकली इसको रेगुलेट करा गया। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में ये किसके द्वारा करा गया, ये भी नोटेबल किसने किया? नोटेबल बाय एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे और बहुत खतरनाक व्यक्ति, जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी।
साथ में कुछ और भी लोग थे, जैसे विलियम डिग्बी थे, दूसरा क्या था BKRB राव थे, और RC देसाई। ये कुछ लोग जो थे जिन्होंने बेसिकली नेशनल इनकम को नोटेबल किया। कौन कौन थे? विलियम डिग्बी, ठीक है, BKRB राव, ठीक है, और दूसरा क्या था? RC देसाई। ये सारे जो लोग हैं ये बेसिकली क्या है, इन्होंने यहां से शुरू कर दी। पहला अटेम्प्ट जो था वो बेसिकली किसने यूज करा? फर्स्ट अटेम्प्ट किसका था? फर्स्ट अटेम्प्ट था दादाभाई नौरोजी का। अब यहां पर क्या है, इन्होंने 1968 में इस चीज को, सॉरी 1868 में इस चीज को एनालाइज किया। 1868 आफ्टर द सिपोई आंदोलन 1857 में जो हुआ था, उसके बाद जहां पर आपके कह सकते हैं जो आपका काउंसिल एक्ट आना शुरू हुए 1861 के बाद से। 1861 में काउंसिल एक्ट फर्स्ट आया, देन उसके बाद 1892 में आया, देन उसके बाद 1909 में आया, ठीक है। उसी के इन्हीं के लास्ट वाले के फेज में आपका बंगाल का विभाजन भी होता है। तो 1861 के बाद ये चीजें होती हैं, और जिसमें कि 1861 से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है, और 2-3 बार आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी इस चीज को कह के भी बोलता है आपको। अब यहां पर सीन क्या है कि इन्होंने एनुअल पर कैपिटा निकाला, एनुअल पर कैपिटा निकाली उन्होंने, और वो बेसिकली कैपिटा जो निकाली वो जाहिर सी बात हो कितनी थी? 20 रुपए। आप खुद सोचिए, आपको ध्यान होगा कि जो आपके हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि बेटा ये जमीन मैंने 2 रुपए में खरीदी थी, तो आप कहते हो आज के टाइम पर, क्योंकि आप वैल्यू की प्राइस चेंज हो गई है, तो आप कहते हैं इतनी सस्ती। बोले ना, आज जो आपको 2 लाख रुपए दिख रहे हैं वो पहले 2 रुपए के बराबर हुआ करते थे। आप समझिए ध्यान से, भैया पर कैपिटा की बात है, लेकिन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यहां से आप पर कैपिटा निकाल सकते हैं। तो वो पर कैपिटा 20 रुपया था, यानी कि लोगों की आय जो है वो इस हिसाब से आकलित कर सकते हो कि वो भाई साहब 20 रुपए में अपना, ठीक है, कैसा रहन सहन होगा वो ये समझ लो। अब जब साइंटिफिक मेथड जो आया था, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड जो था, फर्स्ट साइंटिफिक, अगर मैं मेथड की बात करूं, वो बेसिकली कंप्यूट किया था BKRB, डॉक्टर BKRB राव ने, मिस्टर राव ने, और ये किया था 1931 से लेके 32। ये ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट नहीं है किसने किया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत क्या क्या हुए। जब हम मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उस रिगार्डिंग ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे काम में आएंगे। अब इन्होंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां पर इन्होंने डिवाइड कर दिया प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि आपको पता है 1857 के बाद क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ पर हुआ, इंडस्ट्री भी आना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये 1931-32 की टाइम की बात है, ये जब राउंड टेबल स्टार्ट हुई थी, और शहीद भगत सिंह जी, ठीक है, की जो हैंगओवर था, जब फांसी की बात थी, तो उसके बाद ये राउंड टेबल जो थी उस टाइम पर ये 1931-32 की यहाँ पर दो थ्योरी दी गई, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में इन्होंने किसको लिया भाई? एग्रीकल्चर को ले लिया, जो कि कृषि है। एग्रीकल्चर के बाद प्यारे बच्चों किसको लिया? फॉरेस्ट है, फिशिंग है, ठीक है, फॉरेस्ट है, फिशिंग है, देन उसके बाद हंटिंग है, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने किस में डाल दी? ये डाल दी प्राइमरी सेक्टर में, जो बेसिकली नेचुरली अवेलेबल है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या डाल दी? सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री डाल दी, इंडस्ट्री के साथ में कंस्ट्रक्शन डाल दिया, जो बेसिकली हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के बाद में ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, फिर पब्लिक सर्विसेज है, भाई पब्लिक सर्विसेज है, और दूसरा बिजनेस, ये सब डाल दिया। उस टाइम इन्होंने कंप्यूट किया कि भाई जो ₹62 ये पर कैपिटा इन्होंने एनालाइज किया, पर कैपिटा ऑफ इंडिया 1931 में, 1931 से लेकर 32 में पर कैपिटा आपकी 62 थी।
तो सोचिए 1868 में 20 रुपया थी पर कैपिटा, पर व्यक्ति आय, और यहाँ पर अब वो जाकर कितनी होती है, 62 रुपये हो जाती है। तो लगभग लगभग आप मान के चले कि कम से कम 70 साल लगभग लग गए। 70 साल में आपने कितना, 2 गुने से ज्यादा हो गया। ठीक है, इस चीज की बात समझिए। अब जो फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कंप्यूट, ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल, ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि अभी तो लोग निकालते हैं फर्स्ट ऑफिशियल यानी आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक इसको चेक करने के लिए नेशनल इनकम को। अब यहां पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है पीसी महालनोबिस, ठीक है, ये बेसिकली व्यक्ति आते हैं, ये बेसिकली हेड होते हैं योजना आयोग में, आप इनका नाम सुनेंगे महालनोबिस, ठीक है। और यहां पर बेसिकली नेशनल इनकम कमेटी के हेड होते हैं, नेशनल इनकम कमेटी के एक हेड होते हैं। अब नेशनल इनकम कमेटी के हेड होते हैं जिसे बेसिकली क्या है, अपॉइंट किया, इस कमेटी को जो अपॉइंट किया था, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनको जो अपॉइंट किया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। नेशनल इनकम कमेटी के ये हेड के रूप में वर्क कर रहे थे। यहाँ पर डीआर गडगिल और बीके आरबी आर राव आर मेंबर थे। यहाँ पर बेसिकली इस कमेटी के जो मेंबर थे, अदर मेंबर जो थे, भाई गडगिल साहब थे अपने और बीके आरबी राव साहब, ये दो मेंबर थे इस कमेटी के, जिसके हेड महालनोबिस जी थे। अब इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमेटी प्रेजेंट हुई थी, यानी कि इस कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट जो थी, फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वो 1951 में हुई थी। बेटा 1951 में पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई। अकॉर्डिंग टू दिस 1948 से 49 के बीच में, 1948 से लेकर 49 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम थी, ठीक है, इंडिया की, वो बेसिकली क्या है, 225 रुपए, 225 रुपए यानी पर कैपिटा इनकम इंडिया की, ये, ठीक है। और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री जो थी, ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री यानी कि पूरे भारत की जो कंट्री जो इनकम थी वो कितनी थी, 8,710 करोड़, ठीक है, 8,710 करोड़ इतना रुपया था। कब ये था, 48 से 49 के बीच में, यानी कि आजादी, जब आजाद हुआ भारत उसके बीच की कंडीशन। तभी प्यारे बच्चों मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में हाँ तब तक की कंडीशन पढ़ सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ कंडीशन सब वो पढ़ सकते हो कि क्या क्या होगा, लेकिन उस एनसीईआरटी में जो चीज है, फर्स्ट चैप्टर की कंडीशन है, उसमें ये चीजें डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब हम लिखते हैं मेंस आंसर राइटिंग में तो ये हमें जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद जो एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी है, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी वो ट्रांसफर हो गया, यानी कि स्थानांतरित हो गया, और ये चला गया सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय वाणिज्य विभाग, ठीक है, यहां चला गया, जिसको सीएसओ बोलते हो। और एंड फुल्ली डेवलप्ड एनआई डिवीजन अंडर सीएसओ, यानी कि इनके बीच में डिवीजन बनाया गया नेशनल इनकम का। देन उसके बाद अगर मैं ये 1955 की बात है कि 1955 के बाद में ये चीजें और थोड़ा सा चेंज हुई। अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, ये चीजें आई। फाइनल जाके 2019 में, ठीक है, 2019 में एक चीज आई, बहुत ध्यान से समझिए, ये 1955 की बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो चीजों को मर्ज कर दिया, सीएसओ प्लस एनएसएसओ, इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और एस्टैब्लिश किया एक चीज जिसका नाम है एनएसओ, यानी कि सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एक नई कंडीशन बनाई जिसका नाम है एनएसओ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये बेसिकली अंडर में थी किसके, ये अंडर में थी मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, एंड
प्रोग्राम। इसका मतलब आप खुद सोचिए कि जब स्टार्टिंग हुई थी तब सीएसओ था, 1955 में एनएसएसओ आया, देन उसके बाद 2019 में इन दोनों डिपार्टमेंट को आपने एक कर दिया। इस बात को समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एक कंडीशन ये आ गई, ये 2019 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक विभाग। ये बेसिकली कंप्यूट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर इनके हिसाब से, एनओसो के हिसाब से, क्योंकि पहले क्या होता था कि 2 सेक्टर होते थे, अब एच पर एनएसओ अब 3 सेक्टर बन गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये 3 सेक्टर बेटा इकोनॉमी के बन गए, जिसमें पहला सेक्टर इसको प्राथमिक बोलते हो, द्वितीयक और तृतीयक। अब बेसिकली इसको आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कर दिया, इससे रिलेटेड बेटा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड कर दिया, और इसे बेसिकली सर्विसेज से रिलेटेड कर दिया। आने वाले समय में हो सकता है एक सेक्टर और जुड़ जाए जिसको हम बेसिकली बोलेंगे स्पेस सेक्टर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमारे सामने ये 3 सेक्टर ही हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज यानी कि सेवा, यानी कि कृषि, उद्योग और साथ में सेवा। अब इनसे रिलेटेड हमारी चीजें रहेंगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं इनका कंट्रीब्यूशन दिखाऊं, अगर 1951 की अगर बात करें, इनका कंट्रीब्यूशन देखें तीनों सेक्टरों का कि कितना कितना सेक्टर किस किस में रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इंडिया आजाद हुआ है, और आजादी के बाद हमारे पास सीन ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि किस सेक्टर की सबसे ज्यादा भूमिका है। तो अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, एग्रीकल्चर, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग होंगे वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होंगे। अब इंडस्ट्री में चाहिए स्किल, तो इंडस्ट्री में स्किल चाहिए, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो लगभग मान के चलिए कि 15% लोग, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बहुत सारी चीजें आती है, तो टर्सरी में 30% है। ये 1951 के टाइम की कंडीशन है, ये आपको डाटा इंपॉर्टेंट है। जब 2019 और 20 के टाइम पर आते हैं, कोविड से पहले की बात, प्री कोविड, यानी कि ये प्री कोविड है। अब प्री कोविड की अगर कंडीशन बताए तो उसमें अगर मैं ये देखूं कि क्या कंडीशन होगी, भाई उसके टाइम पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर बढ़ जाता है। टर्सरी सेक्टर में जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जैसे जो सेवाएं हैं, जैसे बैंक है, कुछ खाने पीने के लिए जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बेसिकली किसके अंदर आएंगे, टर्सरी सेक्टर के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर का भाग जो है वो बढ़ गया, ये कितना हो गया 55%। और प्राइमरी सेक्टर जो लोग हैं वो बेसिकली 18%, क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि जो सीजनल क्रॉप्स है उन्हें समय ज्यादा लगता है। अब भाई जब क्रॉप कट जाएगी, जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आप उसको बेचोगे तभी पैसा आएगा, और उसके बीच का जो समय है, जब आपने बुआई की है और जब कटाई की, उसके बीच का समय लगभग 4 से 5 महीने होते हैं। अब 4 से 5 महीने वो किसान जो है वो खाली रहेगा, उस खालीपन में वो क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है उन्होंने या तो इन चीजों को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर इसमें 27% आता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद कि लोगों ने ट्रैक्टर बहुत खरीदे वगैरह, सारी खेती पर आ गए। उसके बाद का रीजन है कि कोविड में एक टर्सरी यानी कि सेवा और सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरीके से खराब हो गए। बहुत सारा लेबर जो है वो अपने घर पर आ गया। आपने कोविड के टाइम पर ये चीज देखी। तो कहने का मतलब ये कंपैरिजन है, ये सोचिए 1951 और 2019 और 20 के कंपैरिजन है कि आप ये देख सकते हैं कि कितना बदलाव आ रहा है, ठीक है, कितना बदलाव आ रहा है। अब यहां पर हमने 2 चीजों की बात करी थी, अगर आपको याद क्या, आपको चीजों को समझना पड़ेगा ध्यान से। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 2 चीजों की बात करी थी, एक करी थी हमने फैक्टर कॉस्ट की और दूसरी बात करी थी हमने मार्केट प्राइस की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट प्राइस क्या होता है, कि भाई आप बाजार मूल्य हमें बता दो कि आप एमपी, ये शब्द लिखा हुआ देखेंगे एमपी, मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस वो होता है कि एक कंज्यूमर पे फॉर द प्रोडक्ट, एक कंज्यूमर होता है, कोई भी कंज्यूमर होता है, ये अगर कोई दुकान है, उस दुकान से जैसे इसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके लिए जो वैल्यू पे कर रहा है इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस।
यानी कि अ कंज्यूमर पे फॉर द प्रोडक्ट, कंज्यूमर पे फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि वस्तु के लिए भाई जितना मूल्य ठीक है देता है भाई परचेजिंग इट, यानी कि खरीदते समय भाई परचेजिंग इट। तभी तो बताएगा कि पहले अगर जैसे सिलेंडर उसने देखा होगा तो 800 रुपए का था, अब वो अगर वो खरीद रहा है तो उसे 1200 रुपए है, तो जाहिर सी बात है वो ये बोल रहा है कि भाई ये पहले के कंपैरिजन में महंगा हो गया है। यानी कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू रख लेते हो, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से आप ये तुलना करते हो कि सस्ता है या महंगा है। अब एक प्राइस है, यानी कि यहां पर ये सेलर हो गया, ठीक है, और ये बेसिकली परचेज करेगा, यानी कि परचेज करेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो कहने का मतलब प्राइस एट विच यूनिट्स आर सोल्ड इन द इकोनॉमी टेकिंग इनटू इफेक्ट द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अब बेसिकली यहां से जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का क्या है, इस प्रोडक्ट पर ही तो बेसिकली क्या करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, और इसी प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी भी यूज होगी। अगर आपको पता हो सब्सिडी, यानी कि जब ये प्रोडक्ट यहां से इनके हाथ में आएगा तो ये इसे इनडायरेक्ट टैक्स भी देगा, ठीक है, जिसको हम जीएसटी भी बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सब्सिडी की जो बात आएगी वो मार्केट प्राइस पे आएगी। अब एक होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आप एक बात कर लेते हैं जिसका नाम है फैक्टर कॉस्ट, बहुत ध्यान, सिंपल सी चीज है फैक्टर कॉस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारी चीजों का चिंता न करें। लेकिन जब तक ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर नहीं होगी तब तक बहुत दिक्कत होगी समझने में। तो यहां पर क्या है कि जब कंज्यूमर पे करता है फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाइल परचेजिंग इट, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, और इसमें बेसिकली हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, और दूसरी बात करते हैं हम सब्सिडी की। जैसे कोई सामान नहीं बिक रहा तो उसने इस पे ऑफर लगा दी कि सब्सिडी दी कि भाई ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जैसे कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सर्फ लेकर आए, आपको जो डिटर्जेंट पाउडर है उसके साथ में उन्होंने कोई साबुन टिकिया दे दी फ्री, तो बेसिकली वो सीजन क्या है, वो आपको सब्सिडी दे रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा वो डिमांड रेज करे उस प्रोडक्ट की। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट की कंडीशन क्या है, इज अ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, नाम से क्लियर है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बेसिकली क्या है, फर्म वेन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक कोई फर्म है, अब एक फर्म है, उस फर्म ने एक कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, अब फर्म को क्या क्या कॉस्ट इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, इसे प्रोड्यूस करने में, उस कॉस्ट को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड, अब यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से बात कर सकते हैं कि भैया प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन मूल्य की बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में आपको कितना खर्च आएगा, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बात होंगी, भाई प्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है आपने सैलरी भी पे करी होगी नहीं होगी, सैलरीज है, वेजेस है, ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ रेंटिंग है मशीनिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मशीनिंग, तो यहां से आपको रेंटिंग ऑफ मशीनिंग, ठीक है, मशीनिंग, ठीक है, फिर ऑब्टेनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑफ लैंड है, प्रॉफिट है, ये सारी के सारी बेसिकली किसके अंदर आएंगी, ये फैक्टर कॉस्ट के अंदर आएंगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई अगर इस व्यक्ति के हाथ में जब पैसा आया होगा, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, इस व्यक्ति के पास में जो रुपया आया होगा तो इसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, क्या होंगी भाई, इसमें इंक्लूड होगी एक फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अब अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो जाहिर सी बात है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स कर दो, तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी इस प्रोडक्ट की। यानी कि एक प्रोडक्ट पर जैसे आपने सुना होगा कई जगह पर जैसे जहां पर टैक्स नहीं लगता है तो वो आपको आर्टिकल बहुत सस्ता प्रोवाइड होता है, ठीक है, आपने ये देखा होगा जैसे गांव वगैरह में है, जैसे आपने सुना होगा जो लोग आर्मी में जो वर्क करते हैं, ठीक है, वो कैंटीन से जो वस्तु मंगवाते होंगे तो वहां पर वो टैक्स फ्री होती है, तो उन्हें वो जाहिर सी बात है वो आपके पास जो मार्केट से वैल्यू आ रही है उस पर टैक्स लग रहा है, और जो उनके पास वस्तु है उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, जैसे आप मार्केट में बेच नहीं सकते, उस पर लिखा होता है, ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है कि तभी आप लोग वो फैक्टर कॉस्ट पे देखिए जब वहां पर टैक्स इंक्लूड नहीं होता। तो याद रखिएगा जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लग रहा है वो फैक्टर कॉस्ट पर है, और जिन वस्तुओं पर टैक्स लग रहा है तो वो मार्केट प्राइस पर है। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि नेट डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, नेट डायरेक्ट टैक्स। तो नेट डायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आप सब्सिडी को हटा देते हो उससे तो आपका प्रत्यक्ष कर आ जाता है, यानी कि कुल प्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष माइनस सब्सिडी, जो आपने सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई है। तो ध्यान से अब यहाँ पर एक एक चीज करके कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे और भी आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स रहा, और जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के उस पर ये चीजें रही हैं। आगे अभी और भी देखते हैं कि और कौन। अब प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कि डेप्रेशन, ठीक है, अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहाँ पर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसके कंजम्पशन की बात चल रही है, यानी कि खपत। तो होता क्या है, एक लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है, यानी कि यहां पर बोल सकते हैं लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जो जिसमें बेसिकली आप बात कर सकते हो एसेट, मैंने ऐसा क्यों बोला कि बियर एंड टियर। किसी भी चीज को बनाओगे तो टूट फूट होगी नहीं होगी, उस टूट फूट का जो पैसा है वो आप ही ने दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं बियर एंड टियर क्या हुआ, जहां पर वो एक्सीडेंटल डैमेज हो सकते हैं, एक्सीडेंटल डैमेज है, एक्सीडेंटल डैमेज है या एब्सोलेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि जीडीपी में से अगर मुझे डेप्रिसिएशन हटाना है, यानी कि वो टूट फूट का पैसा हटा दो, तो आपका एनडीपी आ जाता है। क्या जाता है, एनडीपी। अब अगर मुझे नेट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, एनएफआईए इसे बोलते हैं, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि आपको बाहर से कितना पैसा मिला है, यानी कि जो लोग आपके बाहर रहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन फैक्टर का इनकम, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु आर, जो बाहर बेसिकली हु आर टेम्पररी रेजिडेंट अब्रॉड, ठीक है, बाहर रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एनएफआईए निकालना है आपको तो वो कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों। उसमें क्या है कि फैक्टर इनकम, अब फैक्टर इनकम के बारे में तो आप समझ गए कि फैक्टर इनकम का मतलब क्या है कि जो बेसिकली प्रोड्यूस करने में आपने यूज की, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब यहां कहां से गई, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आरओडब्ल्यू, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम द इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक पैसा हमारे पास आएगा और एक पैसा हमारा बाहर की ओर जाएगा। अगर उसको आप माइनस कर देते हो, यानी कि इनकमिंग को अगर आउटगोइंग से माइनस कर देते हो तो बेसिकली क्या है, हम उसको बोलेंगे एनएफआईई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एनएनपी निकालते हो, आप क्या निकालते हो, एनएनपी। तो एनएनपी जब निकालते हो तो एनएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, एनएनपी निकालने के लिए भाई एनडीपी प्लस एनएफआईए करना होता है। जब एनएनपी को, एनएनपी बराबर जो होता है वो एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर इसको ऐड कर देते हैं
तब आप एनएलपी के पास, ठीक है, कंडीशन आ जाती। अब कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है, दूसरी कंडीशन समझ लीजिए कि ट्रांसफर पेमेंट करते हैं तो आपको आगे जाकर ये भी चीजें पता चलेगी, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी कंडीशन है कि भाई रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। जब आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हो तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आप ये दो शब्दों को यूज करते हैं कि भाई रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। और आप किसको आप नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलोगे, आपने यूज किया ना, आप किसे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलोगे। भाई आपने जीडीपी के टाइम पे आपने बोला ना, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली भारत के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। तो कौन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जिसको बेसिकली क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको बेसिकली हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये बेसिकली बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और चीजों को बहुत ध्यान से एक ना एक करके समझते हैं, ठीक है। वीडियो को इसलिए शॉर्ट रखा जा रहा है क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से धीरे धीरे आप बचा लो, जिससे आपको कंज्यूम करने में इसे आसानी हो। और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबका मटेरियल प्रॉपर प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमें सारे सेक्टर की तरफ नहीं पढ़ना है, हमें बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। घर पर बैठ कर बहुत ध्यान से पढ़ाई करें, और फिर एक बार वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।